हमने एक और चीज इसमें बचाया था which is like about the seed rules 1968. Similarly, the seed rules, in the seed rules there were the amendments that were made 3 different times. यहाँ पे 3 times amendment हुआ है. तो seed act देख लिया, seed rules देख लिया. The last part is limitation. कुछ ना कुछ तो कमियां रहेगी ना. What is essential commodities? मैं सिंपल से बता देता हूँ. See, when something is under essential commodities act, उस प्रोडक्ट को ना आप इलीगली स्टॉक कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, प्राइस फ्लक्चुएट नहीं कर सकते हो, प्राइस का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रहेगा. नेक्स्ट, द लास्ट पार्ट व्हिच आई टोल्ड यू अबाउट द न्यू सीड एक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? सो इट इज आल्सो द सीड बिल 2004 that was amended in 2010, again amended in 2019, and currently it is in 2026. What is GUT technology? Genetic use restricted technology. आप अगर MSc सी टेक्नोलॉजी करोगे फिर भी इससे इतना भी नहीं पढ़ोगे. अगर खुद से इंटरेस्ट होगा, किसी को पढ़ाना चाहोगे तो देन ट्रेलर से पिक्चर देखना स्टार्ट करोगे, वरना वही लूप में, जॉब के लूप में रहोगे तो एमएससी के बाद भी ज्यादा कुछ डेप्थ में सब्जेक्ट में नहीं जाओगे. कोई भी एग्जाम्स के लिए पढ़ते रहोगे, कोई एग्जाम क्रैक हो जाएगा तो निकल लोगे. अगर और एआरएस भी पढ़ रहे हो, इफ यू आर इवन लाइक प्लानिंग टू गो इनटू एआरएस फ्रॉम द सी टेक्नोलॉजी, स्टिल इतना क्लैरिटी के साथ कोई नहीं पढ़ता. अगर मैं किसी को जिसने भी लाइक एआरएस एग्जाम लिख के आया ना, अगर उसको भी पूछना, ऐसा कनेक्ट करके चीजों को बोल नहीं पाएगा. जो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना बता पाएगा. जैसे कि सीड बिल के बारे में क्या बोलेंगे, लाइक इन द एआरएस एग्जाम दे विल बी आस्किंग अबाउट राइट द प्रोविजंस ऑफ सीड बिल. फटाफट इतना लिख देंगे, बस वही है. बट बाकी अगर इंटरेस्ट होगा तो यू विल लर्न इट. बट दिस इज ऑल अबाउट द इनिशियल फ्रेमवर्क व्हिच इज नीडेड, जिससे आपका पूरा एग्जाम अच्छे से ट्रैक हो जाएगा, चाहे वो कुछ भी पूछ ले एग्जाम में. हमने एक और चीज इसमें बचाया था which is like about the seed rules 1968. Although for the UG students, if you are writing the PG exam, you may not no need to like go in detail. but अगर आप PhD एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, I would definitely suggest कि एक बार उसका PDF देख लेना, इसका PDF पढ़ लेना एक बार, एटलीस्ट एक बार देख लेना उसको. नहीं भी देखोगे फिर भी चल जाएगा, बट स्टिल आई डिड इट, सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप लोग देख लो आपके एग्जाम के लिए, PhD के लिए. सो नाउ, सो अंडर द सीड रूल्स 1968 देयर आर 11 चैप्टर्स. इसके अंदर 11 चैप्टर्स हैं. देयर आर 39 clause. So there are 11 chapters and 39 clause in the seed rules 1968. Similarly, if you remember about seed act 1966, कितने sections थे इसमें? So there are 25. 25. Okay. PG students like who will be writing the ICAR PG exam, just remember about these numbers. These are like more than sufficient for you people. Okay, उससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना होगा. And you know the seed rules is all about the detailed description of the provisions which are mentioned in the seed act. seed act में जो 25 sections को जो mention किए हैं ना, उसके बारे में ही डिटेल में लिखा हुआ है seed rules में. Okay, nothing different. Plus seed act 1966 कितने बार amendment हुआ था इसमें? So how many times the document got changed? एक बार हुआ था 1972 में. only one time. good. only one time it was amended. amendment एक ही बार में हुआ था, बस इतना याद रख लेना. और amendment कितने sections में हुए थे? So in how many sections the amendment was made? If you remember, it was in 3 sections. Okay, it was in 3 sections. So next, similarly, the seed rules, in the seed rules there were the amendments that were made 3 different times. यहाँ पे 3 times amendment हुआ है seed rules में. One is 1973, 1974 and 1981. 3 times रिवाइज हुआ है. ठीक है, तो इसका डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है. जस्ट दे हैव रिवाइज्ड द पॉलिसीज, रिवाइज्ड द रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट्स इट. बट यहाँ पे आप एक चीज याद रख सकते हो. सो इन 1981 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर. क्यों? क्योंकि इससे पहले जो हम बोलते थे ना, सीड एक्ट 1966 में एक लाइन था, द सीड शुड फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम लिमिट्स ऑफ जर्मिनेशन एंड प्योरिटी. वो मिनिमम लिमिट्स प्रिस्क्राइब पूरा स्टैंडर्ड मैनुअल में नहीं था. ओनली आफ्टर 1981 द सेंट्रल सीड कमिटी come up with the standard prescribed manual prepare करता है. उसके बाद ही amendment हुआ था, जहां पे उस लाइन को हटा दिया गया. and there was a new rule that was added in the seed rules, that seed certification, under seed certification, which mentions that Indian minimum seed certification standards that is published by the central seed committee should be referred for the certification. इससे पहले क्या मेंशन था? इससे पहले मेंशन था कि मिनिमम लिमिट्स ऑफ जर्मिनेशन एंड प्योरिटी फॉलो करना चाहिए. बट 1981 के बाद it was clearly mentioned that IMSCS should be followed. इसको ही फॉलो करना है. and this was for the first time published by the Central Seed Committee in 1981. उसके बाद, जैसा मैंने मेरे नोट्स में भी दिया है, उसके बाद with the help of Central Seed Certification Board, under this it was published in 1988 and it was by, credit goes to Tunwar and Singh. जो बुक अभी भी आप लोग PDF जो पढ़ते हो ना, तो यही है वो PDF. और उसके बाद it was revised once more in 2013 में इसको एक बार रिवाइज भी किया था. and interesting fact about this revision is, in this revision you can find one name. यहाँ पे एक नाम देख सकते हो अगर मैनुअल खोलोगे क्लास के बाद. so you'll find one name,
किसी ने देखा है इस नेम को? सर आपके प्रोफेशन था क्या ये? मेरे एमएससी गाइड थे। अच्छे से एक गेस कर रहे हो, कैसे कैसे बोल रहे हो कि कुछ आपने रिलेशन बताया है था इसलिए? एक बार। आप ही ने आपने बताया बताया था था सर। एक बार। तो he has contributed for this manual जो 2013 में हुआ था, उसमें इसका इनके नाम भी है। ओके, he was my MSc guide. So he has completed his PhD from Netherlands. Netherlands आपको पता होगा. So it is like number one agriculture institute university for number one agriculture university in the world. तो anyone guess the university? किसी को पता है यूनिवर्सिटी का नाम? विवेकानंद। Yes, it's Wageningen University. वहां से सर का PhD हुआ है। ओके, ये ऐसा चीजों से आप लोगों को ज्यादा याद रहेगा, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? So this is all about the amendments. Clear है? Slide is clear to everyone? यस यस सर। सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सो व्हाट इज लेफ्ट विद द सीड एक्ट? तो सीड एक्ट देख लिया, सीड रूल्स देख लिया, द लास्ट पार्ट इज लिमिटेशन। कुछ ना कुछ तो कमियां रहेगी, हर चीज में तो कुछ ना कुछ कमियां रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा कि 100% पॉलिसीज 100% ऑफ द ऑडियंस को, मतलब 100% ऑफ द ऑडियंस को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे भी कुछ लैकुनास थे। सो व्हाट वर द लैकुनास? इफ यू कैन रिमेंबर, आई टोल्ड ऑलरेडी वन इंपॉर्टेंट लैकुना ऑफ सीड एक्ट 1966 क्या था? नॉन नोटिफाइड नॉन वैरायटी। नोटिफाइड वैरायटी। So there was no regulation for the non-notified varieties. Notified varieties का तो अच्छे से देखभाल कर रहे थे ये लोग, लेकिन नॉन नोटिफाइड वेराइटीज को इन लोगों ने टच भी नहीं किया था। दैट वाज द वन ऑफ द मेजर lacunas ऑफ सीड एक्ट 1966 एंड द रजिस्ट्रेशन। जो नोटिफिकेशन बोल रहे थे ना, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर, द टर्म नोटिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन, इट इज लाइक सिनोनिम हियर। ओके, देयर इज नो कंपल्सन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कोई भी वैरायटी मार्केट में आएगा, ऐसा बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है कि गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड रहेगा। देयर आर मल्टीपल companies, seed companies, the private companies, they can develop the seed variety of their own in any of the crop, and the details will not be available with the government. So ये गवर्नमेंट के लिए सही है या नुकसान है? What do you think? If the government is not able to control or it doesn't have any information about the variety that are sold in the market, so for the regulation, for the control of seed quality, whether it is a good thing or a bad thing? सर बैड थिंग सर। That's how here it is one of the limitation कि registration compulsory नहीं करने के वजह से बहुत सारे ऐसा varieties थे जो सीड प्रोड्यूसर्स या सीड कंपनीज बना बना के बेच रहे थे, उसका कोई इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास नहीं था। एंड इसमें और एक मेन लैकुना जो था, कमर्शियल क्रॉप्स प्लस प्लांटेशन क्रॉप्स वेर नॉट इंक्लूडेड इन द अंडर द सीड एक्ट 1966। जो IMSES भी देखोगे, सो इन द IMSES आल्सो यू डोंट फाइंड द स्टैंडर्ड्स फॉर दीस क्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट, सर्टिफिकेशन कैसा हो रहा था? सर्टिफिकेशन वाज ओनली थ्रू द स्टेट सीड सर्टिफाइंग एजेंसी। बट हाउ दिस कुड बी अ लैकुना, कि ये लैकुना कैसे हो सकता है? लाइक व्हाई इट इज अ लैकुना? व्हाई डू यू थिंक इट इज अ लैकुना हियर? सर्टिफिकेशन तो सही है ना, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, कंट्रोल के अंडर है तो सही है ना चीज, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कुछ तो प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, सोच रहे हो? प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, कि अगर गवर्नमेंट के पास इतना सारा काम दे देंगे, वो कैसे कर पाएंगे? गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट का काम ऑलरेडी, यू ऑल्सो नो इट बेटर, कि आप कोई भी सर्टिफिकेट बनाने जाओगे तो कितना टाइम लग जाता है और कितने सारे वर्क पेंडिंग होते हैं, और गवर्नमेंट का एक्चुअल काम कैसे होता है। सो सिंस लाइक सीड एक्ट एज मेंशन दैट the seed certification will be carried out by the state seed certifying agency under the seed government, so it did not have that capacity to certify more and more number of seeds. It was not having that sufficient infrastructure to spread over the large area and to get the more and more certificates, certified seeds every year. अगर ये चीज, अगर इसको थोड़ा गवर्नमेंट को ना रखे, कमर्शियलाइज करने के लिए थोड़ा प्राइवेट इंडस्ट्रीज या प्राइवेट कंपनीज को भी इंक्लूड कर देते, प्राइवेट एंटिटीज को भी इंक्लूड कर देते, शायद थोड़ा रिगरसली हो जाता। तो उसकी वजह से दिस इज आल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लैकुना। नेक्स्ट, transgenic material. You know, now the genetically modified organisms are ruling, right? So they are just now entered into the market, अभी अभी मार्केट को एंटर किए हैं, दो चार वेराइटीज अप्रूव भी हुए हैं और उसका ऑलरेडी प्रोडक्शन में भी है, राइट? So but the seed act 1966 clearly did not mention any kind of regulation about the transgenic materials. It's of course, उस टाइम पे तो हम जस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन को विटनेस करके आए थे, तो उस टाइम पे आइडिया नहीं था, तो उसका कोई भी रेगुलेशन सीड एक्ट में मेंशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट, पेनल्टीज। जो पेनल्टीज है ना, जो मैं बार बार बोल रहा था कि इट इज अ ऑफेंस, मैं क्रिमिनल बोलना सही नहीं रहेगा, बट इट्स ऑफेंस अंडर द सीड एक्ट 1966। जो ऑफेंस के लिए जो पेनल्टीज थे ना, आइदर देयर वाज अ इम्प्रिजनमेंट और इट वाज अ फाइन, बट फाइन भी 500 1000 रुपए का फाइन था बस। सो सीड एक्ट के अंदर इतने ही फाइन है, दैट इज वाई दे आर कंसिडर्ड वेरी माइल्ड। जो फाइन है ना, कोई भी आराम से दे देगा। सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर वन ऑफ द लैकुना, जिसको रिवाइज करने का बहुत ट्राई कर रहे हैं।
ओके, सो द लैकुनास आर क्लियर। तो एग्जाम में ये लैकुनास आ सकते हैं, चाहे वो स्टेटमेंट वाइज में पूछ सकते हैं या डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं, बट मोस्टली और हाई प्रोबेबिलिटीज इट कैन बी आस्क्ड इन द स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। ठीक है, इतना समझ में आ गया Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. तो नाउ सिंस वी हैव अंडरस्टूड द लैकुनास अगर गवर्नमेंट को भी पता चल लग गया होगा, देन इट माइट हैव टुक सम इनिशिएटिव टू ब्रिंग अप सम अमेंडमेंट्स, ब्रिंग अप सम मोर पॉलिसीज, ऑर्डर्स। तो उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर द सीड एक्ट 1966? टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ एडिशन हुआ होगा ना। सो व्हाट आर द अदर पॉलिसीज, ऑर्डर्स दैट हैव बीन came into place in the seed industry? एक तो सीड एक्ट आपको पता है, अभी पता चला है, उसके लिए उसका जो सीड रूल्स है उसके बारे में पता चला है। तो उसके बाद क्या, सो आफ्टर गेटिंग इनटू द लैकुनास, व्हाट वर द अदर थिंग्स, अदर पॉलिसीज और द ऑर्डर्स? हिंट दे रहा हूं मैं, क्या आया था उसके बाद? सॉरी, यस यस यस, गुड, इट इज सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983। ठीक है, और उसके बाद ऐसे कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्स या पॉलिसीज है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं लिस्ट आउट करता जाऊंगा। सीड कंट्रोल ऑर्डर, प्लांट फ्रूट्स, पीएफएस ऑर्डर 1984। पीएफएस ऑर्डर किसी ने सुना है? नो, ओके। नेक्स्ट उसके बाद इसको सुना होगा, एनपीएसडी, जो आया था 1988 में। सो एनीवन नोस अबाउट दिस? पूरा डिटेल में लिखूं, न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव come across this or came across this new policy on seed development, NPSD? उसके बाद any guess? Import of high quality. This NPSD you are talking about, next is like national seed policy. उसके बाद any guess? EXIM policy. What is the full form of EXIM policy? Export and import policy. Export and import. Okay, good. Or anything that is left which is related to the seed industry overall? There is one more very important thing, two more things you can say. सीड बिल। One is, yes, exactly, good. One is PPV and FRA. So this was in 2001. उसके बाद the final call that is still now not yet passed from the parliament, it is seed bill 2004. इसका कहानी ऐसा है कि सीड बिल, पहला सीड बिल जो मैंने लैकुनास यहाँ पे बताए थे ना, उसको सारा रेक्टिफाई करके ना एक सीड बिल प्रपोज किया था 2004 में। बट उसमें बहुत सारे ऐसे डिबेट करने वाली चीजें थे, कुछ लोगों को सही लग रहा था, कुछ लोगों को सही नहीं लग रहा था। सो दैट्स व्हाई द सीड बिल 2004 वाज अगेन रिवाइज्ड इन 2010, एंड उसमें भी दिक्कतें थी। अगेन इट वाज नॉट पास्ड इन द पार्लियामेंट, अगेन इन द 2019 इट गॉट रिवाइज्ड, उसमें भी प्रॉब्लम थे। तो लेटेस्ट कब है, लेटेस्ट सीड बिल कब बना है, कौन से साल में बना है, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। एवरी वन ऑफ यू हैव टू से दिस। सर 2025 2025 26 सो लेटेस्ट यही चल रहा है अभी। अगर अप्रूव होगा, इफ दिस गेट्स अप्रूव्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट, तो क्या होगा, सो व्हाट विल हैपन, सो दिस विल सुपरसीड व्हिच एक्ट? दिस विल सुपरसीड द एक्ट दैट वी हैव लर्नड। जो भी हमने जितना भी पढ़ा है ना, सारा बेकार चला जाएगा अगर ये अप्रूव हो गया तो। अगर ये अप्रूव हो गया तो सारे क्वेश्चंस इसमें बनेंगे, इसको सब भूल जाएंगे, कोई आगे पढ़ेगा नहीं ज्यादा इसके बारे में, एक लाइन दो लाइन में पढ़ेगा। सो दिस विल सुपरसीड द एग्जिस्टिंग सीड एक्ट 1966. I guess like everyone knows it, right? Till today the seed act is the one which is in place, ठीक है, जो अभी भी फॉलो हो रहा है। अगर जो फाइनली 2026 में अभी फिर से रिवाइज होके जो पार्लियामेंट में गया है, अगर वो पास हो जाएगा, देन इट विल सुपरसीड ऑल द थिंग्स दैट आर मेंशन्ड इन द सीड एक्ट 1966। ये कहानी है सीड बिल का, आपको इतना पता होना चाहिए, प्लस द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द सीड बिल 2004, प्लस जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस 2026 में हुए थे उसके बारे में पता होना चाहिए। 2026 में ज्यादा कुछ नहीं चेंज हुआ है, बस डिजिटलाइज किया है बस। टू मेक इट इन सिंपल वर्ड्स, मैंने बताया था ना, कंटेनर के बाहर एक लेबल लगना चाहिए। डिड आई टेल यू द लेबल, की लेबल शुड बी फिक्स्ड इन दैट कंटेनर, दैट इज कंपलसरी। जो भी सीड्स
मार्केट में है उन सीड्स के कंटेनर के बाहर एक लेबल रहना चाहिए, लेबल में लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। तो 2026 का रिवाइज्ड बिल ये कहता है या ये बोलता है दैट इट विल से दैट इट इज सेइंग दैट all the bills should be having the QR which upon scanning should give the complete details of the container, complete details of the seed which is produced. That's it. This bill is actually promoting the digital, since like we are in the digital era, so it is promoting the use of the digital technology for this Seed Act. So that is a very, very prominent provision of the Seed Act 2026. And this, don't get confused, this can be also called as New Seed Act, या आप सीड बिल भी बोल सकते हो या न्यू सीड बिल, ऐसे अलग अलग नेम्स रहेंगे अलग अलग सोर्स में, बट सारा इसी कहानी को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, सो कमिंग बैक, सर हमें इसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए? देखो, आप लोगों को इसमें सीड कंट्रोल ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंटली थोड़ा डीप में पढ़ना चाहिए, जो मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद पीएफएस ऑर्डर, मैं इसका कहानी बता दूंगा, ये भी हो जाएगा। और ये सारी चीज को सिर्फ एक या दो लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में आ जाए सो यू शुड बी एबल टू आंसर। मेनली अगर पूछेंगे तो ईयर पूछेंगे मैच द फॉलोइंग में, अगर थोड़ा डेप्थ में जाके कुछ पूछना चाहेंगे देन दे विल आस्क अबाउट द प्रोविजंस, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? एक रोड मैप मिल गया कि हाउ मच ऑफ द पॉलिसीज एंड द ऑर्डर्स यू हैव टू फोकस फ्रॉम द सीड लेजिस्लेशन पार्ट। यस सर। Yes, sir. Good. Okay, next, the seed control order. Seed control order as a 18 clause which came into existence in 1983. तो इसका भी कहानी बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने बताया, the way I said that non-notified varieties were not controlled, this seed control order 1983 came into existence to rectify that. उसी को सही करने के लिए 1983 में seed control order को पास किया था। Okay, and according to the seed control order 1983, तो ये this is the seeds were brought under the Essential Commodities Act, the ECA, which was passed in the year 1955. सीड्स पहले एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर नहीं था, उस कैटेगरी के अंदर नहीं था। सीड्स को उस कैटेगरी के अंदर डाला गया कब? 1983 में, जब ये सीड कंट्रोल ऑर्डर बना था। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मेकिंग द सीड्स अंडर दिस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट? अगर कोई भी कॉमन सेंस लगा के भी बोल सकते हो, कॉमन सेंस मतलब कुछ अगर जनरल नॉलेज भी है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या बोलता है? इफ एनीवन नोस अबाउट इट, इफ एनी particular product goes under the Essential Commodities Act, so what, there are certain privileges that product will get. What are they? कुछ ऐसे फीचर्स है जो लागू होते हैं अगर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर चला जाता है तो। यस यू आर एबल टू कनेक्ट विद्या गौड़ा। ओके, सो विद्या, वी आर फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम? Vicky, Karnataka. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट क्लास? No, sir. So you are interacting first time with me? Yes. Okay, good. So to prevent the artificial demand, तो ठीक है, एक बार क्लास के बाद जाके चेक भी कर लेना व्हाट इज एसेंशियल कमोडिटीज। मैं सिंपल से बता देता हूँ। सी, व्हेन समथिंग इज अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उस प्रोडक्ट को ना आप इलीगली स्टॉक कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, आर्टिफिशियल डिमांड करने के लिए कुछ भी उसको मैनिपुलेशन कर सकते हो ना, ये सब चीजें कर सकते हो। प्लस प्राइस फ्लक्चुएट नहीं कर सकते हो, प्राइस का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रहेगा। तो ये सब 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिससे क्या होगा कि उस प्रोडक्ट का आप गलत फायदा नहीं उठा पाओगे। यू कैन नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ दैट प्रोडक्ट बिकॉज दैट इज लाइक वेरी एसेंशियल। उन्हीं प्रोडक्ट्स को एसेंशियल कमोडिटीज में डाला जाता है जिसका डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस हो। तो सीड्स इज आल्सो हैविंग अ वेरी मच इंपॉर्टेंस, दैट्स व्हाई इट वाज पुट इन द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, after which the seeds cannot be illegally stored or it cannot be made any stock to create the artificial demand. You cannot manipulate the prices too much, and everything is under the control of the government. Okay, so this is about the Essential Commodities Act. तो यहाँ पे इसको सीड्स को इसके अंदर डालने के बाद और क्या प्रोविजंस थे? सो द अदर प्रोविजंस ऑफ सीड कंट्रोल ऑर्डर, इफ यू रिमेंबर एनीथिंग? Excuse me, sir. यस। सर अगर ऐसा कुछ है आर्टिफिशियल डिमांड को प्रिवेंट करना है तो सर हर साल जो कुछ फ्लक्चुएशंस आते हैं कुछ वेजिटेबल्स में, जैसे सर आपको भी पता है टमाटर या फिर अनियन, काफी डिबेट वगैरह चलता है, फिर सडनली फिर वो प्राइस ड्रॉप होता है, वो सर कैसे फिर हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आर्टिफिशियली तो नहीं बोल सकते कि इट्स अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के वजह से प्राइसेस को फ्लक्चुएट होते देखते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द सीड कंट्रोल ऑर्डर हम सिर्फ सीड्स के बारे में बोल रहे हैं, ना कोई वेजिटेबल्स के बारे में बोल रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट द सीड। वही तो डिफरेंस, लाइक हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। जो तुम बता रहे हो वो एडिबल पार्ट है। ओके सर, Right, ये which is सीड्स के लिए। yes, everything we Okay, are sir. talking about in the seed legislation, it is for the seeds which will be going for sowing. जो सोइंग के लिए चला जाता है उस सीड्स के बारे में बोल रहे हैं, ना कि जो भी कोई भी सीड्स जिसको हम कंज्यूम करते हैं।
देखो बहुत सिंपल सा लैंग्वेज में बताऊं, जो सीड्स जिसको भी हम कंज्यूम करते हैं ना उसको हम ग्रेन्स बोलते हैं, ना कि सीड्स। सीड्स टेक्निकली तभी बोलेंगे अगर उसको सोइंग पे डाल रहे तो, बट बायोलॉजिकली सारे सीड्स ही है, बट टेक्निकली ऐसा डिफरेंशिएशन है बस, बेस्ड ऑन देयर यूज। ठीक है, उसको इसको मिक्सअप मत करना। ओके ओके सर। क्लियर है ना? ओके। सो यस कमिंग बैक कि इसका मेन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, एक तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर उसको डाल दिया ओके। उसके अलावा क्या है मेजर प्रोविजंस? एनीथिंग एल्स इफ यू रिमेंबर? Any other provisions of seat control order? The important provisions, futures, the key highlights of the seat control order 1983. सुना तो होगा आप लोगों ने और पढ़ा भी होगा, सिर्फ बोल नहीं पा रहे हो या बोल नहीं रहे हो। अभी बोलो now, tell me now, have you heard about this seed dealership license? यस सर। यस सर। अच्छा, तो मुझे थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा क्या? What is this seed dealership license? What does it says? It was introduced by the seed control order only. According to the seed dealership license, what is the provision? क्या था ये? What is it? So it's very simple कि Seed Act 1966 में there was no regulation for the sale of seed in the market which are non-notified. But seed control order says that every seed, any seed that will be sold in the market, whether they are notified, non-notified, whatever it is, every seed which is sold in the market, who can sell it? Only the seed dealer या seed producer can sell it who has the valid license. जिसके पास लाइसेंस होगा सेल करने के लिए, सिर्फ वही सीड्स को सेल कर पाएगा। सो दैट वाज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983। एंड द वैलिडिटी, जो लाइसेंस प्रोवाइड कौन करेगा? इट विल बी लाइक अफिलिएट अथॉरिटी, एक अफिलिएट अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा एंड दे विल बी गिविंग द लाइसेंस। ठीक है, नेक्स्ट, इसका जो लाइसेंस का वैलिडिटी कितने साल तक होगा? पहले 3 इयर्स तक था। जो भी बुक्स आप अभी तक पढ़ रहे हो ना, वट एवर बुक्स दैट यू आर रीडिंग, चाहे वो पीके अग्रवाल हो, आर एल अग्रवाल हो, या एंग्रो नोट्स हो, या कोई भी यूनिवर्सिटी नोट्स हो, सब में 3 इयर्स ही मेंशन रहेगा। बट रिमेंबर देयर वाज अ अमेंडमेंट दैट वाज डन इन 2019। सो उसके बाद द सीड डीलरशिप लाइसेंस इज करंटली फॉर 5 इयर्स। एक बार मिल गया तो इट इज वैलिड फॉर 5 इयर्स। ठीक है, यस, वेरी गुड, 3 to 5 years it was extended. So Vidya, where did you study this? कहाँ पढ़ा था इसको? The previous year. अच्छा, प्रीवियस क्लास से। वही, ओके, इसलिए बता रहा हूँ सबको कि क्लास के बाहर ये सब चीजें कहीं पे भी अपडेटेड नहीं मिलेंगे, बट एग्जाम में अगर पूछेंगे तो याद रखना, प्लीज रिमेंबर, डोंट गेट कंफ्यूज। ऐसा मत सोचना कि मैंने कुछ गलत बोला होगा या नोट्स में कुछ गलत दिया है। अर्लियर इट वाज 3 इयर्स, बट 2019 में सीट कंट्रोल ऑर्डर में एक अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद इट इज मेड इनटू 5 इयर्स। ओके, सीट डीलरशिप लाइसेंस व्हिच इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सीट कंट्रोल ऑर्डर। And the another part, again under the seed control order, there are seed inspectors who are appointed. So what are the functions of the seed inspector? Same thing, to regulate the sale of seed in the market, where these seed inspectors have the control or the power to inspect, take samples of all seeds, whether it is notified, non-notified, anything. All seeds that are sold in the market, they can go and ask the dealers for their license. They can also take the samples and give it for testing and ensure that whatever the label that the seed dealer has made, whether it is applicable or not. और यहाँ पे एक और चीज है, so it has made compulsory that whether the seeds are notified or not, all seeds should be labeled with the information and it should actually meet the prescribed standards that are mentioned for the seed certification. Seed certification के लिए जो standards mention किए हैं ना, उस standards को इनको भी follow करना होगा, चाहे वो certification कराएंगे या नहीं कराएंगे, उनका मर्जी है, but फॉलो तो करना ही होगा। मतलब जो लेबल करेंगे, जो क्वालिटी होगा सीड का, वो उतना ही होना चाहिए जो सर्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेबल है। गॉट इट? सो दिस वाज द अनदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ सीड कंट्रोल ऑर्डर। क्लियर है सीड कंट्रोल ऑर्डर एवरीवन? सीड Yes, sir. डीलरशिप लाइसेंस, यस सर। bringing the seeds under Essential Commodities Act, and other thing, compulsory labeling was included. And you remember the addition, like the introduction of truthfully labeling. सीड एक्ट में truthfully labeling था, but it was only for notified. Seed Act में it was saying that notified seed or kind or varieties should be compulsory labeled or it should be licensed. But according to the seed control order, the truthfully labeling is both for notified seeds and the non-notified varieties or the kind. ठीक है, इसको याद रखना। Okay, again the seed control order was amended for 3 times. First one 2006, second one 2014 and 2019. So 2006 में क्या किया उन्होंने? Just they have added the clause 8A after A. After A के बाद उन्होंने एक एक्स्ट्रा क्लॉज को ऐड किया, जिसमें उन्होंने बताया कि the seeds which are sold in the market that has to follow the prescribed standards that are mentioned for the
सर्टिफिकेशन के लिए जो स्टैंडर्ड्स है ना, दैट हैज टू बी फॉलोड. That standards prescribed for the notified contender varieties should be followed for all those seeds which are also not going for certification. जो भी seeds सेल कर रहे हैं मार्केट में, सारे seeds में वही standards follow होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट सेकंड अमेंडमेंट 2014, इसमें फीस को थोड़ा बढ़ाया था बस. 2019 में the validity of the license was extended from the 3 years to the 5 years. 3 से उसको extend करके it has been converted into 5 years. So that was the last amendment. तो एग्जाम के लिए ये सारे years तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखना कि एटलीस्ट 3 टाइम्स इसका अमेंडमेंट हुआ था. एंड द लास्ट अमेंडमेंट, इसको तो इजीली याद कर सकते हो. सो इट वाज अ चेंज इन द वैलिडिटी ऑफ द सीड डीलरशिप लाइसेंस. ओके, द नेक्स्ट वन, द पीएफएस, द प्लांट्स फ्रूट्स एंड सीड्स ऑर्डर 1984. इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ. ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी जब ये सब चीजें हो रहे थे, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं था. सो इफ यू इमेजिन कि टिल टुडे प्रेजेंटली हाउ डू वी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट द सीड्स, उसके लिए काफी कुछ रेगुलेशन स्ट्रीमलाइंड है अभी. बट बैक इन टाइम, उस टाइम पे कोई भी ऐसा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं था और कोई भी एनकरेजमेंट नहीं था. और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे बहुत हेक्टिक या बोल सकते कॉम्प्लेक्स थे. कोई भी फार्मर, चाहे वो प्रोग्रेसिव फार्मर हो या सीड प्रोड्यूसर हो या कोई भी कंपनी हो, इतना आसानी से बाहर से सीड्स नहीं ले सकते थे, या इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे. दोनों चीज में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी थी. देयर आर कॉम्प्लेक्सिटी इन बोथ importing the seeds and also exporting the seeds, which was definitely affecting the seed industry. So before the passing of this order, एक general import license था. So there was a general import license that everyone should get if they are wanting to sell, export anything. चाहे वो कुछ भी एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, या सॉरी, इफ दे वांट टू इंपोर्ट एनीथिंग, दे शुड बी गेटिंग दिस इंपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए था, कोई भी प्रोडक्ट्स हो इंक्लूडिंग सीड्स. बट रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रोथ इन द सीड इंडस्ट्री, पीएफएस ऑर्डर पास हुआ जिसमें प्लांट्स, फ्रूट, सीड्स इसको सेपरेटली लेके गए, और इनके लिए स्पेसिफिकली देयर वाज अ अथॉरिटी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड व्हिच इज कॉल्ड एज प्लांट क्वारंटाइन अथॉरिटी, दैट will be providing a import permit, and it will be checking the materials that are imported, and then it will give the import permit, and through this any seeds, plants, fruits can be imported into India. And also this was revised in 1989 to make a certificate called as phytosanitary certificate, that is compulsory if anyone wants to import any seed material from the foreign. तो क्यों, why it was done? Because you know, फॉरेन से कुछ भी अगर इंपोर्ट करेंगे, चाहे वो प्लांट्स हो या चाहे वो सीड्स हो, व्हाट इज द मेजर रिस्क क्या होता है इसमें? थिंक अबाउट इट. डिजीज वगैरह सर आते हैं. एक्सोटिक डिसीज आ सकते हैं, वीड्स आ सकते हैं, पेस्ट्स आ सकते हैं. सो दीस आर द प्रॉब्लम्स. सो इन ऑर्डर टू streamline the process, plus also give the proper checks or the regulation, this PFS order came into existence, which introduced the import permit, and later again realizing some lacunas, it introduced the phytosanitary certificate. अगर फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट है, उसका मतलब है जो आने वाले इंपोर्ट करने वाले जो मटेरियल है वो सेफ है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो आ सकता है. विद दिस टू थिंग्स द सीड्स कैन बी इंपोर्टेड इन इंडिया. सो दैट इज व्हाट द प्लांट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑर्डर 1984 टेल्स अस. तो उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सिमिलर ऑर्डर निकला था. इट वाज अबाउट द पॉलिसी, न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट. सो व्हाट इज इट अबाउट? ये पास हुआ था 1988 में. इसमें एक सिर्फ 4 चीजें इंपॉर्टेंट है. सो दिस पॉलिसी emphasized about importing of high quality seeds, कि started encouraging कि हाँ high quality seeds को import करो और उसको इंडिया में ग्रो करो, उससे आप इनकम जनरेट करो. एंड टू स्ट्रेंथन द प्लांट क्वारंटाइन फैसिलिटीज, अगर इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें प्लांट क्वारंटाइन करने के लिए फैसिलिटीज तो भी इंप्रूव करना था. सो इट एम्फसाइज्ड अबाउट दिस पार्ट. नेक्स्ट, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोसीजर्स. जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे थे उसका जो प्रोसीजर होना था, कि क्या क्या स्टेप्स होना चाहिए, कितने दिन का काम होना चाहिए, सब चीजें प्रोसीजर्स. सो इट मेंशन्ड अबाउट implementing the proper procedures for that, and overall incentives to encourage the domestic seed industry. जो इंडिया का जो सीड इंडस्ट्री था उसको ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन के में ना उलझ के, उसको अच्छे से ऐसा सिंप्लीफाइड रूल्स दे के ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हो, ज्यादा से ज्यादा लोग को मोटिवेट करके सीड इंडस्ट्री में काम करने के लिए एनकरेज करने का एक मोटिव था लास्ट वाला. ओके, बाय प्रोवाइडिंग द सब्सिडीज, इंसेंटिव्स फ्रॉम द policies from the government. So this was under the new policy on seed development, which was effective from the 1st October 1988. ये जो dates है ना, अगर इसको याद भी नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, but just remember this year. And overall अगर एक लाइन में अगर एग्जाम में पूछेंगे, so what was the importance of new policy on seed development? It's all about giving the or liberalizing the policies related to the import and export, or encouraging the import and export. So that is the key word. ठीक है. So this is about the new policy and seed development.
Next, there was a EXIM policy, which is also called as export import policy. New policy on seed development में it emphasized about the import, and EXIM policy overall emphasized about both import and the export, where import is same as what we discussed in the new policy on seed development, and the later part, which is the planned quarantine order. इसके बारे में next slide में बताऊंगा. Along with that import, which was already emphasized in the new policy on seed development, the EXIM policy emphasized about the export. एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या जरूरतें थे उसके बारे में वर्क किया था इस पॉलिसी ने. फर्स्ट, लिबरलाइजेशन, मतलब रेस्ट्रिक्शन जितने भी थे एक्सपोर्ट करने के लिए उसको कम कर दिया, और जितने पहले ऐसा था कि कोई भी सीड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे. देयर वर द बैन ऑन कंप्लीट एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट ऐसा नहीं कर सकते थे, उसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होता है, उसका प्रोसेस को बहुत ही कॉम्प्लेक्स था. बट ऐसे सारे रिस्ट्रिक्शंस को पूरा हटा दिए एक्सेप्ट फॉर दीज टू, जूट एंड ऑनियन. प्लस ये भी याद रखना कि एक्सपोर्ट तो कुछ भी कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट एक्सपोर्ट द ब्रीडर सीड, द फाउंडेशन सीड, or the wild varieties, and also specific seeds like the Barsim cashew. This is specifically mentioned in the EXIM policy कि इनको हम export नहीं कर सकते. But ये भी possible है कि जो restricted item है जो मैंने specially mention किया था वो it can be exported, but it is under the control of the Director General of Foreign Trade, DGFT. based on the permission case to case basis में वो decide होता है कि बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, whether they have to send or not. So this is how it is decided. So overall the intention of the EXIM policy was reducing the restriction of the export and also working on the import, which was already done by the new policy on seed development. Okay. Next, the planned quarantine order. तो 2003 में एक order को pass करते हैं which is called as planned quarantine order. So what is according to this planned quarantine order? So planned quarantine order क्यों pass हुआ था? इसके बारे में अगर बैकग्राउंड बताना है तो देखो, वर्ल्ड इकोनॉमी में ऐसा होता है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ऐसा होता है. सो देयर आर डिफरेंट पॉलिसीज दैट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस collectively research and implement. Yeah, and also they advise the member nations, yes, you have to do this, this is helpful, this is beneficial, these policies will help your country. So similarly, this one international organization with to which like India is a member, the World Trade Organization. सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वही काम होता है कि हर एक एरिया में वो रिसर्च करेगा, उसमें जो पॉलिसीज टाइम टू टाइम चेंज होना है उसके बारे में वो मेंबर नेशंस को सजेस्ट करेगा कि आप लोगों को ये सब को इंप्लीमेंट करना चाहिए. एंड वन ऑफ द इंप्लीमेंट वाज रिगार्डिंग द फाइटोसैनिटरी एग्रीमेंट कि WTO recommends this having its own phytosanitary rules and regulations in order to protect the human, animal, plant health. इस सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक कंट्री के पास उसके खुद का रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए जिससे ये सब सेफ एंड सिक्योर रहे. सो बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज अ ऑर्डर दैट वाज पास्ड, प्लान्ड क्वारंटाइन ऑर्डर. सिमिलर कहानी था एक और चीज के लिए. व्हाट इज इट? इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस क्लास, जिन्होंने भी देखा था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने एक डिमांड या डेडलाइन दिया था जिससे पहले हमें कुछ करना था. इट इज रिलेटेड टू दिस प्लान्स ओनली, समथिंग रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन. क्या था? इफ यू हैव एनीवन हैज सीन द प्रीवियस क्लास बता सकते हो. WTO as recommended या बोल सकते हो डायरेक्टेड कि द इंडिया हैज टू अडॉप्ट some rules and regulations which is related to the rights, और अगर ज्यादा हिंट दूं, like it is related to the breeder rights, that it told that before this year you have to implement the breeder rights, for which the India took the action, but it has done something very unique that no country has done. Yes, exactly, it is PPVFRA. इसी टाइम पे WTO का like वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का और एक डिमांड था, या डिमांड नहीं बोल सकते, ऐसा बोल सकते हैं कि एक रिस्ट्रिक्ट रेगुलेशन था कि उनके मेंबर नेशंस को इसको फॉलो करना ही है स्ट्रिक्टली. व्हाट वाज इट? इट वाज अबाउट इंट्रोड्यूसिंग द प्लांट ब्रीडर राइट्स. कि WTO बोलता था कि इट सेड कि एवरी कंट्री शुड बी प्रोटेक्टिंग द प्लांट ब्रीडर्स बाय गिविंग द एक्सक्लूसिव राइट्स एंड प्रिविलेजेस, जो उस टाइम तक था नहीं. और इंडिया ऑल्सो डिड नॉट हैव इट, सो इट डायरेक्टेड टू हैव इट्स ओन. कुछ दो ऑप्शंस थे हमारे पास, एक तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल सिस्टम को अडॉप्ट करना डायरेक्टली, या खुद का नया पॉलिसी या नया रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करना. So India did not directly adopt the international system, but it has done its own. So that was like PPVFRA. The uniqueness about this PPVFRA is protection of plant varieties. Many countries are having it. Like most of the countries, developed countries, developing countries have it. Ki the plant variety which is created or developed will get the protection, but not other countries are having this farmers protection, which is exclusively there in the India, where along with protecting the variety, the India also protects the rights of the farmers, rights of the traditional farmers who have been like working or who have been in the farming community from generation to generation, from ages, to collectively like protect their culture or tradition
So they have given the exclusive privileges under the plant protection of plant varieties and the farmers right. Okay, so coming back, so similarly the plant quarantine order was established and iska year aapko yaad hona chahiye, so year should be is important. तो उसके बाद so what is the function of the plant quarantine order? It's all about now. So this is the one which looks after all the materials, all the inputs or the imports that we take which are related to the plants, seeds, everything, plant seeds, everything, anything related to the agriculture, anything related to the horticulture, everything. Agriculture includes everything, horticulture and all other other farm sciences. So every import that we make, so that is under the plant quarantine order. And which is the apex body for this plant quarantine order? Kya hai? The organization setup. Anyone? तो बोल ही सकते हो। NVPGR. अरे नहीं भाई, NVPGR is just the germplasm conservation center. Plant genetic resources, it conserves the resources. Yes, very good. देखो आप लोगों को ना सब पता है, बट मेरे तरफ से कोशिश वही है कि आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स, दैट्स इट। ठीक है, एक फ्लो दे रहा हूँ, एक कहानी जैसा बना रहा हूँ ताकि आप लोग इसको याद रखो और 4 लोगों को आप एक्सप्लेन भी कर पाओ, वरना तो ये रट्टा मार के तो आप सबको पता ही है, इट इज लाइक DPP PQS। क्या है फुल फॉर्म? Directorate of Plant Protection and Quarantine and Storage. Yes, Director of Plant Protection, Quarantine and Storage. Where it is located? Faridabad, Haryana. Yes, ये सब तो वन लाइन आंसर कभी नहीं भूलोगे ना। Okay, so this is the organization setup for this ensuring the functions under the plant quarantine order 2003. And जो recommendations कहाँ से लिया था हमने? The order that was passed in the India was by the recommendation of International Plant Protection Convention, which is also called as IPPC. एग्जाम्स में ये भी याद रखना कि अगर पॉसिबल हो तो एक ही जगह पे जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स है उसको एक लाइन पे लिख ले, एक कॉलम पे लिख के दूसरे कॉलम पे पूरा इसका हेडक्वार्टर्स लिख लेना, जो मैथ्स ऑफ फॉलोइंग में डेफिनेटली पूछा जाता है। सो दिस हेडक्वार्टर्स इज इन FAO, रोम। ओके, व्हाट इज FAO? Food and What is F? Agriculture. Food and Agriculture Organization. Yes, it is Food and Agriculture Organization। ठीक है, उसके बाद नेशनल सीड पॉलिसी। सो व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल सीड पॉलिसी? सो वेरी सिंपल, जो पिछले जितने भी ऑर्डर्स आए थे, जितने पॉलिसी आया था, उसमें एक चीज अभी भी सही नहीं हुआ था टिल 2002। इट वाज अबाउट द फार्मर्स राइट, दैट मींस like there was no IPR, intellectual property rights, that was mentioned in any of the previous policies, order or the act। starting आप ले लो सीड एक्ट से ही ले लो, वहां से जितने भी चेंजेस हुए थे ना, कहीं पे भी इसके बारे में बात ही नहीं हुआ था। so it was this national seed policy which recommended that we should be having the IPR, and simultaneously at the same time we got this PPB FRA act that was passed in 2001। ठीक है, and this policy also recommended, also checked all the lacunas and recommended the changes, and IPR was the one among the वेरी इंपॉर्टेंट वन। जो भी अदर पार्ट्स है ना, एग्जाम के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग एज सच बीइंग अ स्टूडेंट कि आप लोग एक बार उसको अच्छे से देख लो, इसका सारा मैंने नोट्स में मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट, द लास्ट पार्ट व्हिच आई टोल्ड यू अबाउट द न्यू सीड एक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? सो इट इज आल्सो द सीड बिल 2004 that was amended in 2010, again amended in 2019, and currently it is in 2026। तो इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स बता देता हूँ। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट चेंजेस? सो फर्स्ट थिंग इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू द सीड बिल 2004, फर्स्ट थिंग दैट दे वांटेड टू इंप्लीमेंट इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। जितने भी वैरायटीज बाहर आएंगे मार्केट के लिए, वो सारा रजिस्ट्रेशन होना कंपल्सरी है। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इट मेड पेनाल्टी जो थे उसको थोड़ा हाई कर दिया। एंड थर्ड, एक और चीज इंक्लूड किया इन्होंने, लेबल में एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं था। जो सीड्स मार्केट में सेल हो रहे थे ना, उसका एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस कोई भी डिस्क्लोज नहीं करता था, और डिस्क्लोज करना कंपलसरी नहीं था। देयर वाज नो कंपल्शन ऑफ डिस्क्लोजिंग द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ द सीड्स, बट इट वाज मेड कंपलसरी दैट एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस शुड बी डिस्प्लेड। नेक्स्ट, कंपनसेशन। इससे पहले ऐसा कोई भी कंपनसेशन नहीं था फार्मर्स को जो सीड्स लेते थे मार्केट से, बट दिस सीड बिल एम्फसाइज दैट एंड इंक्लूडेड द कंपनसेशन टू द फार्मर्स। फार्मर्स को कंपनसेशन मिलना चाहिए, इसको इंक्लूड किया था, वो टेक द सीड्स। नेक्स्ट, restriction on use of GURT technology, GURT। what is this GURT? अगर पढ़ा होगा तो। so what is GURT? what is GURT technology? genetic use restrictant technology। जैसे कि अब एक एग्जांपल दे दूं तो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी, एनीवन नोस अबाउट इट? टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी जो फार्मर्स एक्चुअल में क्या करते हैं, अगर मार्केट से एक बार सीड्स ले लिए ना,
उसको साल भर साल 2-3 साल तो यूज करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि हर साल वो लेते रहेंगे। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी था, टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी, जो जीन्स इनकॉर्पोरेट ऐसे कर रहे थे कि एक जनरेशन के बाद वो फर्टाइल होते ही नहीं थे, तो सेकंड जनरेशन वो मल्टीप्लिकेशन में यूज नहीं कर पाते थे। सो सच टेक्नोलॉजी, वन एग्जांपल, सच टेक्नोलॉजी, एनी टेक्नोलॉजी that will manipulate or modify the characteristics that is not permissible under the seed bill 2004. Okay, so this is what restriction of use of GERD technology. उसके अलावा पेनल्टीज हो गया और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस कंपनसेशन और प्रोविजंस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ, कौन सा वेराइटीज हमने छोड़ा था पहले सीड एक्ट में, which was lacuna, which was in the limitation of the seed act, Non-notified variety. अरे वो तो उस बाद में सीड कंट्रोल ऑर्डर में सही तो कर दिया उसको, सो वी रेक्टिफाइड इट इन सीड कंट्रोल ऑर्डर ओनली। This Yes, yes, please. Provisions for the registration of, right. Transgenic variety. yes, they also included the provisions for the registration of transgenic variety subject to the approval from Environmental Protection Act. Provisions subject to approval under this act. अगर इस act के अंदर वो approval मिल जाता है, then the transgenic varieties can be also registered. That provision was given in the seed bill 2004. So these are the important highlights. इसके अलावा भी कुछ है जो minor है, but ये major था जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है. So that's why I explained all of this. Rest just read the notes once. All the other things will be clear. तो इसी को ना थोड़ा टाइम के बाद उसको चेंज करते गए, but at the end 2026 में like we are in 2026, we are still having all these provisions only, plus it is digitalized. That's it. That's the major changes. That's all about the seed legislation.